ऐसा केंद्र सरकार का जो बजट है मेनली फोकस रेलवे पर, संचार सेवाओं पर और इनकम टैक्स आदि पर रहता है। बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर, शिक्षा पर तो राज्य सरकार का बजट भी ज़्यादा फोकस करता है। अभी रेल बजट के बारे में ये मान्यता है कि मोदी जी बड़े आदमियों की सुविधाओं को रखते हुए ज़्यादा ट्रेन का संचालन कर रहे हैं। आज एक गरीब आदमी सीधा चढ़ करके रेल में सवार होकर के यात्रा नहीं कर सकता। रेलें इस प्रकार से चलाई जाए कि जनसामान्य व्यक्ति एकदम से जाकर के उस ट्रेन में सवार होकर अपनी यात्रा को सफल कर सके। आजकल बिना रिजर्वेशन के कोई यात्रा कर ही नहीं पा रहा है, तो रेल में ऐसी व्यवस्था की जाए, बजट ऐसा लाया जाए कि यात्रा करना सुलभ और थोड़ा सुविधाजनक रहे, थोड़ा सस्ती दरों का हो। अभी क्या रेलें तो बहुत बढ़िया बढ़िया वंदे भारत है और है शताब्दी, लेकिन उनमें जनसामान्य व्यक्ति सफ़र नहीं कर सकता। एक तो बजट में रेल के में ये ध्यान रखना। अगर देखा जाए ना तो देश में रोज़गार ही सबसे, यानी हर युवा चाहता है कि मेरी नौकरी लग जाए और मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं। यानी एक चीज़ है कि अगर नौकरी लगेगा तो सेटल होगा। यानी मैं चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर को भी इतना मजबूत कर दिया जाए कि युवा अगर उधर जाए तो उसको ये ना हो कि हम सरकारी नौकरी। और दूसरी चीज़ है, अभी अंकल ने बताया था कि रेलवे का बहुत ही कम दरें करे या जो भी है। मैं अभी 4 दिन पहले ही एक समस्या से रेलवे की जूझा हूँ। जैसे मैंने फुलेरा से काशी तक का रिजर्वेशन कराया। अब मैं फुलेरा से नहीं पकड़ पाया और मैंने जयपुर से अगर मेरा पकड़ा तो जैसे ही मैं चढ़ा, टीटी ने बोला कि आपका रिजर्वेशन कैंसिल हो गया है। बीच में एक स्टॉपेज आया, वहाँ पे नहीं आए तो आपका कैंसिल हो गया है। हम 5 जने थे, 5 जनों का 5,000 रुपये का हमारा सारा लॉस हो गया। तो ये कौन सी नीति है? अगर मैं वहाँ नहीं पकड़ पाया तो मुझे कम से कम वहाँ तो बैठना चाहिए था। और साइड में ले जाके जब वो टीटी ये बोलता कि 2300 रुपये दोगे तो मैं आपकी सीट बुक कर देता हूँ, तो ये बहुत ही अनुचित है। मेरे हिसाब से इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। पर ध्यान जो पहले अशोक जी गहलोत की सरकार थी, उन्होंने 25 लाख रुपए इंश्योरेंस के दिए थे और 25 लाख रुपए दवाइयों के दिए थे। तो हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको आयुष्मान कार्ड बना के 5 लाख रुपए पे कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि वापस उसी स्वास्थ्य सेवा पे 25 लाख रुपए की व्यवस्था करी जाए, ताकि कोई गरीब आदमी भी मतलब अपना इलाज करा सके निःशुल्क। है मेनली फोकस रेलवे पर, संचार सेवाओं पर और इनकम टैक्स आदि पर रहता है। बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर, शिक्षा पर तो राज्य सरकार का बजट भी ज़्यादा फोकस करता है। अभी रेल बजट के बारे में ये मान्यता है कि मोदी जी बड़े आदमियों की सुविधाओं को रखते हुए ज़्यादा ट्रेन का संचालन कर रहे हैं। आज एक गरीब आदमी सीधा चढ़ करके रेल में सवार होकर के यात्रा नहीं कर सकता। रेलें इस प्रकार से चलाई जाए कि जनसामान्य व्यक्ति एकदम से जाकर के उस ट्रेन में सवार होकर अपनी यात्रा को सफल कर सके। आजकल बिना रिजर्वेशन के कोई यात्रा कर ही नहीं पा रहा है, तो रेल में ऐसी व्यवस्था की जाए, बजट ऐसा लाया जाए कि यात्रा करना सुलभ और थोड़ा सुविधाजनक रहे, थोड़ा सस्ती दरों का हो। अभी क्या रेलें तो बहुत बढ़िया बढ़िया वंदे भारत है और है शताब्दी, लेकिन उनमें जनसामान्य व्यक्ति सफ़र नहीं कर सकता। एक तो बजट में रेल के में ये ध्यान रखना। एक संचार सुविधाओं में, अब संचार सुविधाओं में प्राइवेट सेक्टर की प्रणालियां ज़्यादा कार्यरत है देश के अंदर, जबकि BSNL जो हमारा देश का सरकारी है, उसको ये सरकार जो है ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रही है, बल्कि BSNL को ये केंद्र सरकार पीछे की तरफ खींच रही है। BSNL एक जनसामान्य का सरकारी केंद्र सरकार का एक निकाय है। इसको बढ़ावा दिया जाए तो जनता को सस्ती दरों पर मोबाइल यूज़ करना, टेलीफोन यूज़ करने की सुविधा मिल सकती है। तीसरा, इनकम टैक्स से संबंधित मैं बताऊं आपको कि पेंशनर्स से इनकम टैक्स क्यों लिया जाए। पेंशनर्स की जो आय है वो ऐसी आय नहीं है कि उस पर इनकम टैक्स लिया जाए। आज राजनेताओं की, MLA विधायकों की इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ, और सभी लोग चाह रहे हैं, अभी मैं ही क्या चाह रहा हूँ कि पेंशनर्स का इनकम टैक्स माफ़ किया जाए, जिस तरीके से विधायकों, सांसदों के
आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। केंद्र का बजट शिक्षा को लेकर भी होना चाहिए और नई न्यू वैकेंसी के अनुसार भी निकालना चाहिए और महिला को शिक्षा के अनुसार बढ़ावा देना चाहिए। चाहता हूँ कि युवाओं के लिए विशेषकर बजट रहे, महिला सुरक्षा को लेकर विशेष बजट रहे और जैसा कि रेलवे की जितनी ट्रेन्स हैं, नई ट्रेन चलाई जाए, इनका कुछ किराए में किफ़ायत दी जाए और जितना ज़्यादा संचार दूरसंचार को जितना सरकार बढ़ा सके और जो भी जन कल्याण की योजनाएं सरकार लागू कर सके, चाहे वो स्टेट के साथ में तालमेल बैठाकर, क्योंकि स्टेट में और सेंटर में दोनों में बीजेपी की सरकार है, तो जितनी भी योजनाएं सरकार की पहुंच पाए, हम जनप्रतिनिधि हैं, लोकल लेवल पे काम करते हैं और जितना भी हम लोकल पब्लिक का जन कल्याण की योजनाओं से हम पहुंचा सकते हैं, जितना फ़ायदा कर सकते हैं। जिस तरह से अभी सोलर प्लांट वाला जो ये चल रहा है, घर घर सोलर लगने का, उसमें हम सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। लोकल जो कंपनीज़ हैं, टाटा पावर है, वो काम कर रही है, बट किस श्रेणी तक, लोगों तक, गरीब लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सकता है कि जो योजनाएं आती हैं वो कागजों में स्थिर रह जाती हैं, लोगों तक बहुत वास्तविकता में कम पहुंच पाती हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें लोग आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। उनकी किस्तों का जो पेमेंट का दौर है, उस पेमेंट के दौर को आसान किया जाए और उनको भुगतान हो जल्दी से। जैसे कि मान लीजिए पहली किस्त जो है 50,000 की मिल रही है। ऐसी बहुत सारी जन कल्याण योजनाएं हैं और खाद्य सुरक्षा में आप देखिएगा, जैसे जो गेहूँ मिलता है और योजनाओं में फ़ायदा मिलता है। जिस तरह से चिकित्सा में है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को अगर बजट में, केंद्र सरकार बजट में हर राज्य के लिए और पूरे केंद्र के लिए, पूरे भारत के लिए अगर योजना लागू करती है, किसी तरह का कोई बीमा दे दे हर परिवार के लिए, हर वर्ग के लिए, तो उसको चिकित्सा सुविधाओं में बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की जो वेव गई है, उससे कई बाद में उसके जो प्रभाव है और अभी नई वेव आने को तैयार है, उसके लिए क्या रहता है कि किस तरह से हम लोग उसका सामना कर पाएंगे, किस तरह से देश को और प्रदेश को सुरक्षा दे पाएंगे, यही मेरा कहना है। अगर देखा जाए ना तो देश में रोज़गार ही सबसे, यानी हर युवा चाहता है कि मेरी नौकरी लग जाए और मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं। यानी एक चीज़ है कि अगर नौकरी लगेगा तो सेटल होगा,